पिछले हफ्ते दुनिया भर में। दोस्तों, आइए जानें कि पिछले हफ्ते दुनिया में कौन कौन सी अहम घटनाएं हुई। नंबर 8, क्या आपने कभी खुद को जीवन और उसके अंत के बारे में गहराई से सोचते हुए पाया है? कुछ लोगों के लिए ऐसे सवाल भावनात्मक संघर्ष के दौरान उभर सकते हैं। ये विचार कभी कभी बहुत भारी महसूस होते हैं, लेकिन इन्हें सावधानी और जागरूकता के साथ समझना बेहद जरूरी है। आज की कहानी में हम एक विवादास्पद आविष्कार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया में बहस को जन्म दिया है। ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सा विशेषज्ञ और एग्जिट इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ फिलिप निट्शके ने सार्को कैप्सूल नामक एक उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण उन लोगों को जो स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों के कानूनी दायरे में आते हैं, एक शांतिपूर्ण और नियंत्रित तरीका मुहैया कराने के इरादे से बनाया गया है, ताकि वे जीवन का अंत चुन सकें। स्विट्जरलैंड में नियत शर्तों के तहत सहायक अंत जीवन विकल्प कानूनी हैं। सार्को कैप्सूल नाइट्रोजन की मदद से कम ऑक्सीजन वाला वातावरण तैयार करता है, जिससे पात्र व्यक्तियों को दर्द रहित अनुभव देने की कोशिश की जाती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक होती है और इंसान खुद ही इसे आरंभ करता है, बाहरी दखल नहीं होता। एक ज्ञात मामला स्विट्जरलैंड की एक महिला का है, जिसने चिकित्सकीय और कानूनी निगरानी में सार्को कैप्सूल का इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि इस कैप्सूल के विकास में 10 लाख अमेरिकी डॉलर से भी अधिक की लागत आई है और इसके निर्माता इसे एक भविष्यवादी तरीका मानते हैं, जो बहुत ही व्यक्तिगत और मुश्किल निर्णय से जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे कि इस तरह के तरीके कड़ी निगरानी में रहते हैं और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मान्य नहीं हैं। यह कहानी सिर्फ जानकारी के लिए है, और जो भी भावनात्मक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहा हो, उसे सलाह दी जाती है कि वो अपने देश में उपलब्ध पेशेवरों, भरोसेमंद लोगों या हेल्पलाइन से तुरंत मदद ले। नंबर 2, कांगो की किवू झील पर एक भयावह हादसा हुआ। 278 यात्रियों से भरी एक नाव सबके सामने अचानक डूब गई। कुछ ही मिनटों में 78 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह नाव का ज्यादा भरा होना थी। वह नाव किटुकु पोर्ट पर पहुंचने ही वाली थी, जो महज कुछ मीटर की दूरी पर था, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से पलट गई। यह पहली बार नहीं है जब किवू झील पर इस तरह की दुर्घटना हुई है। इससे पहले भी कई नावें पलटी हैं और लोग अपनी जानें गंवाते रहे हैं। पिछली साल जून में भी एक फेरी डूब गई थी, जिसमें 80 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 3, एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रही है, जिसका नाम है ऑप्टिमस। यह ऑप्टिमस रोबोट अलग अलग जगहों पर काम कर सकता है, दफ्तरों में, घर के कामकाज में और यहाँ तक कि व्यक्तिगत सहायक के रूप में भी। अब इसमें एक नया अपडेट आया है। क्या है यह अपडेट? अब ऑप्टिमस तेजी से चल फिर सकता है, छोटी छोटी चीजों को ज्यादा बारीकी से समझ सकता है और वस्तुओं को पकड़ने में पहले से ज्यादा सावधानी बरतता है। जैसे आप एक अंडे को उस तरह नहीं पकड़ सकते जैसे क्रिकेट बैट को पकड़ते हैं, वह टूट जाएगा। उसी तरह बच्चे को भी उसी तरीके से नहीं संभाला जा सकता जैसे भारी सामान को उठाया जाता है। इस नए वर्जन के साथ ये ह्यूमनॉइड रोबोट घर में और भी अधिक उपयोगी हो गए हैं। वे मनचाही रेसिपी बनाकर खिला सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं और भी बहुत से काम कर सकते हैं। यह रोबोट डेली की गतिविधियों से नए काम सीख सकता है और आवाजी निर्देशों का जवाब भी देता है ना कमाल? नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला डिसैलिनेशन, मतलब समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में बदलने वाला संयंत्र बनाया है। यह संयंत्र सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके समुद्री पानी को पीने लायक बनाता है और कार्बन एग्जॉस्ट बिल्कुल नहीं करता। अगर दुनिया के बाकी देश भी इस तकनीक को अपनाते हैं तो यह हमारे पानी की कमी से जुड़ी समस्याओं का एक लंबा और ठोस समाधान पेश कर सकता है। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 45 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। नंबर 5, भले ही हम कलयुग में जी रहे हों, लेकिन हमारा भविष्य निश्चित रूप से एआई युग है। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे छोटे फोन से लेकर कारों
और बाइक्स तक और यहाँ तक कि कंप्यूटर भी, सब कुछ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित होता जा रहा है। और अब एक नई एआई टेक्नोलॉजी सामने आई है। क्या है वह? अमेज़न ने सिएटल में एक एआई आधारित ग्रोसरी स्टोर खोल दिया है। आमतौर पर हम लगभग सारी खरीदारी ऑनलाइन करते हैं, मगर यह स्टोर इसका बिल्कुल उल्टा है। यह उन्नत एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है ताकि कई काम अपने आप हो सकें। जैसे ही स्टॉक कम होता है, एआई शेल्फ पर नजर रखता है और पता लगाता है कि कौन सी चीजें कम हो गई हैं, फिर उन्हें अपने आप भर देता है। इससे ग्राहकों को हमेशा जरूरत का सामान मिल जाता है। इतना ही नहीं, एआई ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर उन्हें दूसरे प्रोडक्ट्स का सुझाव भी देता है ताकि वे आसानी से अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इसके अलावा अमेज़न एआई सक्षम शॉपिंग रूम तैयार करने की योजना बना रहा है, जो कुछ फोन बूथ की तरह हर गली मोहल्ले में हो सकते हैं। इन रूम में 3D स्कैनर लगा होगा, जिससे आप अमेज़न पर बिकने वाले किसी भी आउटफिट को 3D होलोग्राम तकनीक के जरिए 360 डिग्री में अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने। इस तरह अमेज़न अपनी सुविधाएं किसी एक जगह तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि जहां आप हैं वहीं उपलब्ध कराना चाहता है। नंबर 6, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 577 फीट है। अब भारत में एक बुद्ध प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट से भी ज्यादा होगी। कहा जा रहा है कि यह प्रतिमा न सिर्फ ऊंचाई बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के मामले में भी विश्व की तमाम बुद्ध प्रतिमाओं में श्रेष्ठ होगी। यह भारत का दावा है। इस प्रतिमा को बनाने का मुख्य मकसद भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि इसी क्षेत्र में सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पहले से ही हजारों श्रद्धालु और सैलानी आते हैं। चूंकि जापान, थाईलैंड, चीन और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध धर्म के मानने वालों की बड़ी आबादी है, तो उम्मीद है कि यह स्थल एक बड़े पर्यटन केंद्र में बदल जाएगा, जिससे देश को सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक लाभ दोनों मिलेंगे। कुल मिलाकर यह एक बेहतरीन व्यावसायिक मॉडल साबित हो सकता है। नंबर 7, उबर ने पेरिस में उड़ने वाली टैक्सियों का परीक्षण किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम उबर एलिवेट है। यह एक पायलट प्रोग्राम है और ये सारी टैक्सियां इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इन्हें रनवे की जरूरत नहीं होती। ये सीधे ऊपर उठकर उड़ सकती हैं और सीधा उतर भी सकती हैं। ये हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की तरह उड़ेंगी, लेकिन कुछ कम ऊंचाई पर, ताकि उन्हें आसानी से देखा जा सके। ये इमारतों की छत पर भी उतर सकती हैं और प्रदूषण कम करने में मददगार हैं। जिस तरह आज आप उबर ऐप से कैब बुक करते हैं, उसी तरह इन उड़ने वाली टैक्सियों को भी बुक किया जा सकेगा। पेरिस से इसकी शुरुआत इसीलिए की गई क्योंकि वहां की आबादी काफी ज्यादा है और सड़कों पर अक्सर भारी ट्रैफिक होता है। नंबर 8, इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद हम आज तक भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाए हैं और हर बड़े भूकंप में सैकड़ों जाने जाने के साथ साथ अरबों का नुकसान होता है। अब MIT कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इसका समाधान निकाल लिया है। एक AI आधारित अत्याधुनिक प्रणाली जो पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से भूकंप का पता लगा सकती है। यह प्रणाली गणना करती है कि भूकंप कब आ सकता है, जिससे समय रहते चेतावनी जारी की जा सके और जान माल की हानि कम की जा सके। यह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की मदद से भूकंपीय डेटा पैटर्न का विश्लेषण करती है, पिछले भूकंपों के आंकड़े लेती है, उनसे सीखती है और वर्तमान स्थितियों के साथ मिलाकर भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करती है। अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया तो जापान, कैलिफोर्निया और इंडोनेशिया जैसे भूकंप प्रवण इलाकों में पहले से ही सावधानी बरतकर जानें बचाई जा सकेंगी। नंबर 9, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रोज की तरह हंसते मुस्कुराते स्कूली बच्चे और शिक्षक एक बस में सवार हुए। वे स्कूल जा रहे थे, मगर अचानक उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी और बस बेकाबू हो गई। जो बच्चे कुछ सेकंड पहले तक हंसी ठिठोली कर रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। देखते ही देखते बस डिवाइडर से जा टकराई और अंदर मौजूद सभी लोग इधर उधर गिर गए। अभी वे संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि बस में आग लग गई। बस के अंदर मौजूद बच्चे और शिक्षक समझ ही नहीं पा रहे थे कि बाहर कैसे निकलें। वे चारों ओर देखते रहे, इस उम्मीद में कि कोई उनकी मदद करेगा, लेकिन बढ़ती हुई आग और ऑक्सीजन की कमी ने उन्हें जकड़ लिया। कुछ सेकंडों में ही लपटें उनके शरीरों तक पहुंच गईं और बच्चों की वह हंसी पल भर में गायब हो गई। 20 बच्चे आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे और 3 शिक्षकों की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो
अगले अगले सोमवार शाम 5 बजे फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।